गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस है। जैसे कि सहप्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, सहप्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। और ये क्वेश्चंस आया हुआ है 2016 में और 2018 और 19 में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं। जैसे कि सहप्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, सहप्रभाविता होता क्या है? तो सहप्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। और यह प्रभाविता क्या होता है? वंशागति का वह प्रकार है जिसमें किसी हेट्रोजाइगस में क्या होता है? हेट्रोजाइगस में दोनों एलील अभिव्यक्त या फिर सहप्रभावित कहलाता है। मतलब वंशागति का वह प्रकार जिसमें किसी हेट्रोजीनस में दोनों एलील अभिव्यक्त होते हैं सहप्रभाविता कहलाता है। तो इसमें क्या होता है? मनुष्य में ए बी रक्त समूह इसका उदाहरण है। क्या है? ए बी रक्त समूह इसका क्या होता है? उदाहरण होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें उदाहरण क्या होते हैं। तो ए बी एक क्या होता है? ए बी रक्त समूह जो होता है, मतलब ए बी हमारे रक्त ग्रुप कितने पाए जाते हैं? ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, ओ पाया जाता है और ए बी पाया जाता है। मतलब 4 रुधिर वर्ग पाए जाते हैं और रुधिर वर्गों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। इसमें एलील ए से एंटीजन ए तथा 1 फर्स्ट बी से एंटीजन बी बनता है। ठीक है, अगर हम एंटीजन ए की बात करते हैं तो एंटीजन इसमें क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, मतलब कि एलील अगर 1 एलील की बात करते हैं, एलील ए, तो एलील ए से कौन सा एंटीजन आएगा? ए आएगा। ठीक है, अगर हम एलील बी से बात करते हैं, एलील बी, तो एलील बी में भी आपका क्या आएगा? एंटीजन बी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं? एंटीजन आते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो बी बनता है जैसे एंटीजन, मतलब कि आई बी से एंटीजन बी बनता है। एलील मतलब एलील होते हैं, आई क्या होता है? एलील है। तो आई एलील कोई एंटीजन नहीं बनाता है। क्या है? आई एलील जो होता है स्मॉलेस्ट है, जो स्मॉलेस्ट आई होता है वो कोई एलील बनाता नहीं है। और एलील ए और एलील बी दोनों सहप्रभावी होते हैं। क्या होते हैं? दोनों सहप्रभावी होते हैं, इसीलिए यह सहप्रभाविता बताते हैं और ए बी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ए बी मतलब ए बी देते हैं, इसलिए इनको सहप्रभाविता कहा जाता है। किसी मनुष्य में 3 में 2 से एलील हो सकते हैं। क्या है? किसी मनुष्य में 3 में 2 से एलील हो सकते हैं। 3 में 2 से मतलब 3 में से 2 एलील हो सकते हैं। मतलब 3 एलील में से क्या होता है? 2 एलील हो सकते हैं। जब एलील फर्स्ट ए मतलब सॉरी आई ए एलील ए और एलील बी प्रकार के होते हैं तब रक्त समूह ए बी होता है। क्या होता है? तब रक्त समूह ए बी होता है, जो सहप्रभाविता का उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चंस है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसमें देखिए, पीले बीज वाले पौधे, लंबे पौधे जिसे बोलते हैं लंबे बीज वाले, मतलब पीले बीज वाले लंबे पौधे। ठीक है, तो इसमें जो पीले वाले बीज को दिया गया है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और लंबे पौधों को कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब कि इसके दिया गया है। ठीक है, और का संकरण हरे बीज वाले लंबे, मतलब कि वाई वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे से करने पर निम्न में से किस प्रकार के फिनोटाइप संतति की आशा की जा सकती है? तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लंबे हरे और बौने हरे, तो इनमें देखते हैं डिफरेंस। ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है और बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो पीली मतलब पीले बीज वाले लंबे पौधों व हरे बीज वाले लंबे पौधों के मध्य संकरण से प्राप्त फिनोटाइपिक अनुपातिक निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आप चित्र देख रहे हैं। ये चित्र में क्या होता है? येलो सीड टाल, तो मतलब इसमें कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो ये टाल वाले होते हैं। ये क्या होंगे? अगर वाई
और स्मॉल वाई हो, ठीक है, मतलब स्मॉल वाई और कैपिटल टी और स्मॉल टी इस तरह से पाए जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एलोसीड टाल। क्या बोलते हैं, एलोसीड टाल। और ये जो इधर दिए जा रहे हैं, इधर दिया जा रहा है, इसे हम बोलते हैं गैमीट्स। क्या बोलते हैं, गैमीट्स। और जो इधर दिए जाते हैं उनको बोलते भी, उनको भी गैमेट्स कहते हैं। ये ग्रीन सीड टाल होते हैं। क्या होते हैं, ग्रीन सीड टाल। तो इस तरह से ग्रीन सीड टाल और येलो सीड टाल में मतलब कि हम क्रॉस कराते हैं तो देखते हैं विभिन्न प्रकार के लक्षण आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम सारे गैमेट्स को अलग अलग क्या है खानों में रख लेते हैं और कम से कम कितने खाना बनाते हैं, 4, कम 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मतलब कि 4 खाने बना लेते हैं, 5 मतलब इसके युग्मक रखने के लिए 1 2 3 और 4 ये 5, ठीक है। और इस तरह से क्या है इनको खाने बनाते हैं और इधर भी क्या है, इधर 4 खाने देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्रॉस कराते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसके क्रॉस कराने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इस तरह से क्रॉस कराते हैं, ठीक है। और फिर इस तरह से करने के बाद इसका और फिर ये वाले का इससे करा देते हैं, फिर ये प्राप्त होता है, ठीक है। और फिर इसी तरह से मतलब कि पहले वाले को मान लिया जाए, पहले वाले को कराते हैं इससे, मतलब इस वाले को इससे कराते हैं तो ये क्या बनता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल टी टी बनता है, ठीक है। और फिर इस वाले को इससे करा देते हैं क्रॉस, ठीक है। तो ये बन जाता है, क्या बनता है, यहाँ कैपिटल वाई है और इसमें स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और यहाँ कैपिटल टी है और यहाँ स्मॉल टी है, तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाता है। और फिर इस वाले को फिर इससे कराते हैं, मतलब ये वाले को मतलब कि इससे ये कहा जा सकता है, ये वाले को फिर हम इससे कराते हैं, ठीक है, मतलब इससे कराएंगे और फिर इसी को इससे करा देते हैं। तो इस तरह से ये इसमें लक्षण इस तरह से आते जाते हैं, ठीक है। तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कैपिटल टी इस तरह से सारे लक्षण बनते जाते हैं। तो इस तरह से हम इनको क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, कैपिटल वाई स्मॉल टी इस तरह से बनते, तो ये येलो टाल बनेगा। क्या बनेगा, येलो टाल। और ये क्या बनाएगा, येलो टाल, ठीक है। और इस तरह से वाई टी और इससे कराएंगे तो ये भी येलो टाल बनाएगा और ये भी येलो टाल बनाएगा, ठीक है। येलो डॉर्फ, सॉरी येलो डॉर्फ बनाएगा क्योंकि स्मॉल आ गया ना, तो येलो डॉर्फ टी टी आ रहा है तो स्मॉल मतलब कि येलो डॉर्फ बनाएगा। और ये ग्रीन टाल बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्रीन टाल। ये भी ग्रीन टाल, ठीक है। और ये भी क्या बनाएगा, ग्रीन टाल। और ये भी ग्रीन डॉर्फ बनाएगा क्योंकि डॉर्फ के लक्षण क्या होते हैं, स्मॉल टी टी है तो इसलिए, और स्मॉल वाई वाई है तो ग्रीन डॉर्फ बनाएगा, ठीक है। तो ग्रीन डॉर्फ की संख्या कितनी है, 1 है। ग्रीन टाल की संख्या कितनी है, 3 है। और येलो टाल की संख्या कितनी है, तो येलो टाल की संख्या 3 है ना। तो और उसके येलो डॉर्फ की संख्या कितनी है, 1 है। और ग्रीन टाल की संख्या कितनी है, 3 है। और ग्रीन डॉर्फ की संख्या 1 है, बौने, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इस कैपिटल वाई स्मॉल टी वाई तथा स्मॉल वाई और कैपिटल टी स्मॉल टी जीन संरचना वाले पौधों के मध्य संकरण से प्राप्त फिनोटाइप तो क्या होते हैं, फिनोटाइप उपयुक्त के अनुसार फिनोटाइप संतति में लंबे हरे व बौने हरे पौधों का अनुपात निम्नलिखित होता है। अगर हम बात करते हैं तो लंबे हरे की संख्या कितनी है, 6। लंबे हरे की संख्या कितनी है, 6 होती है। लंबे हरे की संख्या 6, लंबे हरे पौधे की संख्या 6 है। और बौने हरे 3 अनुपाते 1 के अनुपात में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि मान लिया जाए प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद कीजिए, मतलब प्रभाविता और अप्रभाविता में क्या अंतर होता है। तो चलिए देख लेते हैं प्रभाविता और अप्रभाविता। वह लक्षण या एलील जो विषम युग्मजीय अवस्था में अभिव्यक्त हो जाते हैं प्रभावी विभेदक व घटना प्रभाविता कहलाती है। क्या कहलाती है, मतलब वह लक्षण या एलील जो विषम युग्मजीय अवस्था में अभिव्यक्त हो जाते हैं प्रभावी विभेदक यह घटना प्रभाविता कहलाती है। जबकि इसमें क्या होता है, वह विभेदक या एलील
जो विषम युग्मजीय अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होते हैं अप्रभावी विशेषक कहलाते हैं। यह घटना अप्रभाविता कहलाती है। मतलब जिनके लक्षण क्या विषम युग्मजीय अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होते हैं और ये विषम युग्मजीय में क्या होते हैं अभिव्यक्त हो जाते हैं तो प्रभावी होते हैं, और जो अभिव्यक्त नहीं होते हैं वो अप्रभावी होते हैं। तो इस तरह से इनके क्या है लक्षण आते हैं। ठीक है, तो इसका कारण इसके एलिल द्वारा पूर्ण कार्यशील एंजाइम का उत्पादन है, और इसमें क्या होता है एलिल में हुए उत्परिवर्तन से अकार्यशील एंजाइम बनता है, और यह एंजाइम बनता ही नहीं है। अप्रभाविता में एंजाइम नहीं बनता है और इसमें एंजाइम का उत्पादन प्रभाविता में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला क्वेश्चंस, ठीक है, अगले क्वेश्चंस में दिया गया है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, शिशु का रुधिर वर्ग O है और पिता का रुधिर वर्ग A है तथा माता का B है। तो उनको मतलब उनके जो जनक है उनके जीनोटाइप मालूम करें और अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी प्राप्त करें। क्या करें जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होता है। मनुष्य में रुधिर वर्ग की वंशागति बाहु एलिल्स यानी मल्टीपल एलिल्स का उदाहरण है। किसका है मल्टीपल एलिल्स का उदाहरण है। और रुधिर वर्ग की वंशागति तीन तुलनात्मक जीन्स क्या होता है तीन तुलनात्मक जीन्स। पहला क्या होता है फर्स्ट ए, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट ए नहीं कहते इसे ए, मतलब एलिल कहते हैं। एलिल ए और एलिल बी तथा एलिल क्या होता है एलिल ओ होता है। ठीक है, और इसके पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये निर्भर करती है। तो इस तरह से जो एलिल पाए जाते हैं वो निर्भर करती किस पे वंशागति जीन पे निर्भर करती है। फर्स्ट ए फर्स्ट मतलब कि एलिल ए एलिल बी क्रमशः एलिल ओ पर प्रभावी होते हैं, जबकि एलिल मतलब कि एलिल ओ में प्रभाविता का अभाव होता है। मतलब कि एलिल ए एलिल बी क्रमशः क्या होते हैं क्रमशः ओ मतलब कि एलिल ओ पर प्रभावी होते हैं, जबकि एलिल ओ में प्रभाविता का अभाव होता है। ठीक है, अतः पिता के रुधिर वर्ग का जीनोटाइप एलिल ए और एलिल ओ तथा माता में एलिल बी एलिल ओ होना चाहिए। तो माता व पिता दोनों ही रक्त वर्ग हेतु विषम युग्मजी होंगे, तभी शिशु में ओ रुधिर वर्ग संभव होगा। क्या होंगे मतलब माता व पिता दोनों ही रक्त वर्ग हेतु विषम युग्मजी होंगे, तभी शिशु में ओ रुधिर वर्ग संभव है। उनका रुधिर वर्ग ए व बी प्रभावी यानी समयुग्मजी नहीं हो सकता। मतलब उनका रुधिर वर्ग ए व बी प्रभावी या समयुग्मजी नहीं हो सकता। अन्य संतति का प्रत्याशित जीनोटाइप एलिल ए एलिल बी मतलब ए बी या फिर हो सकता है एलिल ए एलिल ओ। तो क्या बनेगा ए बनेगा, एलिल बी एलिल ओ बराबर क्या बनेगा बी बने। तथा प्रश्नगत शिशु का क्या होगा जीनोटाइप ओ होगा। क्या होगा एलिल ए नहीं एलिल ओ मतलब कि ओ ग्रुप होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका क्रॉस देख लेते हैं। ये फादर होते हैं, ब्लड ग्रुप इनका क्या है एक ब्लड ग्रुप वाला फादर्स है। मदर्स क्या है बी ग्रुप है, मतलब बी ग्रुप ब्लड ग्रुप है। तो इन दोनों में एलिल ए और ओ मतलब कि दोनों बनाए गए हैं एलिल बी और एलिल ओ। तो जब एलिल ए और एलिल बी मिलेंगे तो ए बी बनाएंगे, और इसी तरह क्या बनाएंगे एलिल ए एलिल ओ, तो ये ए बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है एलिल बी एलिल ओ बी बनाएंगे, और इसका क्या हो जाएगा एलिल ओ एलिल बी। इस तरह से संरचनाएं बनती है। ठीक है, तो इस तरह से संरचना क्या होती है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्रॉस जरूर आप सीखिए और इसे बनाइए भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सहलग्नता एवं विनिमय में अंतर लिखिए। सहलग्नता और विनिमय में अंतर लिखिए। क्या लिखना है विनिमय में अंतर लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं
अंतर क्या होता है इसमें? तो सहलग्नता एवं विनिमय में अंतर लिखिए, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस बार हो सकता है आ सकता है। एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीनों को सहलग्न जीन कहते हैं। मतलब एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीनों को सहलग्न जीन कहते हैं और इस स्थिति को सहलग्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? इस स्थिति को सहलग्नता या लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। बेटसन मतलब एक साइंटिस्ट है बेटसन, और क्या थे? पुनेट। ये 1906 ने क्या है लेथायरस ओडोरेटस प्रजाति में सहलग्नता को प्रदर्शित किया। कितने? लेथायरस ओडोरेटस प्रजाति में सहलग्नता को प्रदर्शित किया है। ठीक है, किसको प्रदर्शित किया? सहलग्नता को प्रदर्शित किया है। अब हम बात करते हैं सहलग्न जीन एक ही गुणसूत्र पर रैखिक क्रम में स्थित होते हैं। क्या होते हैं? एक ही जीन पर गुणसूत्र पर रैखिक क्रम में स्थित होते हैं तथा इनका संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ होता है। मतलब इनका जो संचरण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? एक साथ होता है। और सहलग्न जीन गुणसूत्र पर एक विशिष्ट लोकस पर स्थित होते हैं। लोकस मतलब क्षेत्र में स्थित होते हैं। और सहलग्नता स्वतंत्रता अव्यूहन नियम का अपवाद है। जो सहलग्नता है वो स्वतंत्रता अव्यूहन का नियम जो होता है, जो मेंडल के द्वारा दिए गए हैं, उसका वो अपवाद है। तो चलिए नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये वेरी मोस्ट विनिमय जिसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की पैचिटीन में मतलब कि पैचिटीन उप अवस्था में सब स्टेज में समजात गुणसूत्रों के क्या है सिस्टर क्रोमैटिड, क्या बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स के मध्य के कियाजमेटा पर आदान प्रदान को विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं? कियाजमेटा पर आदान प्रदान को क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इससे पुनर्संयोजन का निर्माण होता है। क्या होता है? जो पुनर्संयोजन का निर्माण होता है और नज़दीकी स्थित जीन के मध्य क्रॉसिंग ओवर की संभावना कम होती है, अतः पुनर्संयोजन आवृत्ति प्राप्त होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला क्वेश्चंस, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस कराया जा रहा है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लिया जाए परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा, परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा लिखो और चित्र भी बनाओ। ये 2010 और 2018 का एनसीईआरटी क्वेश्चंस है और इसमें टेस्ट क्रॉस एवं बैक क्रॉस में चेकर बोर्ड बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रति संकरण या बैक क्रॉस क्या होता है? इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन दिया है जब एक संतान यानी ऑफ स्प्रिंग, एक संतान ऑफ स्प्रिंग का हाइब्रिड किसी भी शुद्ध जनक से कराया जाता है तो ऐसे क्रॉस को प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कैपिटल ए और तथा स्मॉल ए के संकरण के पश्चात संकर ए, मतलब अगर हम इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए मतलब ये दो अलग वैरायटी हैं और इनसे क्या करते हैं? क्रॉस कराते हैं। तो जो इसका संकर पैदा होगा वो कैसा होगा? मतलब कि कैपिटल ए और स्मॉल ए पैदा होगा। क्या होगा? संकर बीज क्या होगा? कैपिटल ए और स्मॉल ए पैदा होता है। तो इसी को हम बोलते हैं बैक क्रॉस। क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस का प्रयोग किसी भी लक्षण की शुद्धता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसी भी बैक क्रॉस का क्या है प्रयोग किसमें किया जाता है? किसी भी लक्षण की शुद्धता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बैक क्रॉस कराने से कुछ ही पीढ़ियों में वह लक्षण शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों की शुद्ध पीढ़ी यानी प्योर लाइंस को प्राप्त करने के लिए प्रतीप संकरण या फिर बैक क्रॉस
का प्रयोग किया था। किसका? बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस याद रखिएगा, बैक क्रॉस को प्रतीप संकरण भी कहा जाता है और यह लक्षण शुद्धता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब बैक क्रॉस तभी कराते हैं जब हम उसमें शुद्धता प्राप्त करने के लिए दो जनकों से शुद्धता के हाइब्रिड बीज को निकालने के लिए हम बैक क्रॉस कराते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं बैक क्रॉस क्या मतलब कैसे प्रयोग किया जाता है। तो इसे हम बैक या प्रतीप क्रॉस कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए इसमें एक अप्रभावी जनक है और एक प्रभावी जनक है। ठीक है, तो अप्रभावी और अप्रभावी जनक लिया जाता है। तो अप्रभावी को क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी दिया गया है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और इसमें क्या दिया गया है? कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसमें दिया गया है एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी और एक क्या है? कैपिटल टी टी। ठीक है, तो ये होता है प्रभावी जनक। और अप्रभावी में क्या दिया गया है? मतलब एक तरफ कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया गया है, दूसरी तरफ क्या है? स्मॉल टी लिया गया। ठीक है, मतलब जो कैपिटल टी और स्मॉल स्मॉल टी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? मतलब कि अप्रभावी होते हैं और ये प्रभावी से। तो अब इन दोनों में पहले हम अप्रभावी जनक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रभावी जनक की। तो हम इस तरह से क्रॉस बना लेते हैं और सीधा क्रॉस क्या करते हैं? इस तरह से हम लाइन खींच देते हैं, है ना। तो जब लाइन खींचेंगे तो इस तरह से लाइन बन जाएगी। तो इस तरह से क्रॉस हम बना सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस करने के लिए हमें इस तरह से क्या है? क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इस तरह क्रॉस बना लो, ये बनाए और इसको इससे जोड़ दो। ठीक है, और इसको इससे जोड़ दो और फिर इसको इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो, तो आपका क्रॉस बन गया ना। तो इस तरह से क्रॉस हमारे बन सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हमें इस तरह से ले जाना है। ठीक है, ये गलत हो रहा है तो इसके लिए हमें इस तरह से करना होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका। ये मतलब इस तरह से क्रॉस करते हैं और फिर इस तरह ले जाते हैं, फिर इसको इस तरह से इस तरह ले जाते हैं, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, ये। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सीख सकते हैं। और सीखने के लिए अब हम यहाँ पे क्या रखते हैं? कैपिटल टी और यहाँ पे रखते हैं स्मॉल टी, यहाँ पे रखते हैं कैपिटल टी और यहाँ सॉरी यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। अब हम अप्रभावी का क्रॉस करा लेते हैं। तो इस तरह से हम क्रॉस करा सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम क्रॉस कराने के लिए पहले हम इसका इसका कराएंगे। इन दोनों कैपिटल टी और स्मॉल टी कराते हैं तो क्या बनता है? कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाता है। ठीक है, अब इस वाले को इससे करा लिए। ठीक है, तो मतलब अब हम इस वाले को इससे करा देते हैं। ठीक है, तो इस वाले को इससे करा देते हैं, मतलब कैपिटल टी को फिर स्मॉल टी से कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है। अब हम इस वाले को इससे कराएंगे। ठीक है, किससे कराएंगे? तो मतलब कि ये वाले जो लक्षण है स्मॉल टी को हम स्मॉल टी से कराते हैं तो ये हमारा बन जाता है स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब फिर इसके साथ क्या है? इस वाले को इस वाले से मतलब कैप स्मॉल टी को स्मॉल टी से करा देते हैं तो ये स्मॉल टी पैदा होते हैं। ठीक है, तो केवल लंबी संतति। तो इसमें अगर कहा जाए तो ये बैक क्रॉस किया गया है। तो इसमें क्या होते हैं? 50% क्या होते हैं? टालेस्ट होते हैं। मतलब ये कह सकते हो 50% क्या होंगे? टालेस्ट, मतलब लंबे होंगे, हाइब्रिड जिसे कहते हैं। और स्मॉलेस्ट जो होंगे वो बौने होंगे, है ना। अब इस तरह से प्रभावी क्या होते हैं? प्रभावी में देख लेते हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है ना। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, मतलब कैपिटल टी इसका। अब हाइब्रिड और टालेस्ट से करा देते हैं तो इसमें से क्या होते हैं? 50% क्या होंगे? मतलब कि प्योर होंगे। ये कैपिटल टी प्योर हैं और ये आपका एक संकरण हो, मतलब कि 50% संकरण और 50% प्योर पैदा होते हैं। ये प्रभावी जनक होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं टेस्ट क्रॉस, जिसे बोलते हैं परीक्षार्थ संकरण किसे कहते हैं। और ये परीक्षार्थ संकरण वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और इसके लिए क्या है? फिनोटाइप को देखकर जीनोटाइप संरचना का ज्ञान संभव नहीं है। जैसे कि F1 या F2 के लंबे पौधों को जीनोटाइप यानी कि कैपिटल टी टी है
और कैपिटल टी स्मॉल टी है, बाहर से देखकर ज्ञात नहीं हो सकता है। जब किसी जीव के किसी लक्षण का जीनोटाइप ज्ञात करना होता है तब उस पर जीव का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले शुद्ध जनक से कराया जाता है। मतलब अप्रभावी मतलब किसी तरह से वो प्रभावी लक्षण न हो, वो अप्रभावी यानी कि शुद्ध लक्षण वाला हो। तो ऐसे संकरण को हम क्रॉस को क्या कहते हैं, परीक्षार्थ या फिर परीक्षण संकरण कहते हैं या फिर टेस्ट क्रॉस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका क्रॉस भी। तो इसमें क्या होता है, लंबा पौधा अप्रभावी पौधा। अब इन दोनों की क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस कराने के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाए, तो ये बन गया कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। ठीक है, जब हम कैपिटल टी और स्मॉल टी के क्रॉस कराते हैं, अब इसी कैपिटल टी को हम इससे फिर स्मॉल टी से कराएंगे, तो फिर क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, अब हम स्मॉल टी को स्मॉल टी से कराएंगे तो स्मॉल टी बन जाता है। क्या बन जाता है, स्मॉल टी बन जाता है। और फिर स्मॉल टी का फिर स्मॉल टी से कराएंगे, स्मॉल टी बनता है। ठीक है, तो इस तरह से 50% पौधे क्या होते हैं, यानी कि 50% पौधे क्या हो जाते हैं, लंबे पैदा होते हैं, और 50% पौधे क्या होते हैं, बौने पौधे प्राप्त होते हैं। बौने पौधे कौन से, बौने मतलब कि जो स्मॉल टी होते हैं, क्या होते हैं, स्मॉल टी, उनको हम बौना पौधा या फिर डॉर्फ प्लांट कहते हैं, डॉर्फ पौधे। ठीक है, तो इस तरह से डॉर्फ पैदा हो जाते हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं लंबे पौधे के। फिर से एक तरफ हम ले लेते हैं क्या, कैपिटल टी, हमने एक तरफ कैपिटल टी ले लिया, एक तरफ स्मॉल टी ले लिया, मतलब इधर कैपिटल टी और इधर क्या है, स्मॉल टी ले लिया। अब इनका जो संकरण कराया जाता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी से करा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाता है। और इसका संकरण कराते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनता है। और ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं, इनके लक्षण पैदा हो जाते हैं। यानी इस वाले का इसी से कराएंगे। ठीक है, ऐसे मतलब कि पहले इसी कराएंगे, फिर इसी को फिर इससे करा देंगे, तो इस तरह से ये लक्षण। और इस वाले को इस तरह से हम इधर से समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले को क्या करते हैं, इसी से इस वाले को भी कराएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लक्षण आते हैं। तो अप्रभावी जनक है, तो इसमें से सभी आप देख रहे हैं कि 100% अगर हम प्योर से कराएंगे तो इसमें 100% पूरे के पूरे 100% क्या होते हैं, लंबे पौधे, यानी समान युग्मजी होंगे। कैसे होंगे, समयुग्मजी। जब एक जैसे पौधे दिखाई देते हैं तो समयुग्मजी होते हैं। अगर विशेष अलग तरह के दिखते हैं, अगर दो तरह के दिखते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी दिखते हैं, तो ये क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होते हैं, और ये होमोजाइगस होते हैं। ठीक है, तो चलिए इतनी क्लियर बात हो गई, समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला अगला है इसमें, जैसे मान लिया आनुवांशिक रोग क्या है, डाउन सिंड्रोम, मंगोलता, यानी व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, अनुवांशिक रोग क्या है, मनुष्य में अनुवांशिक रोग के 2 उदाहरण भी लिखिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है मनुष्य में अनुवांशिक रोग के बारे में। ठीक है, मंगोली जड़ता क्या है, इसके 2 प्रमुख लक्षण लिखिए, एडवर्स सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए, डाउन सिंड्रोम विकार की खोज किसने की, इसकी किस काय गुणसूत्र के जोड़े में एक गुणसूत्र अधिक होता है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसे आप अच्छे से करिए और अच्छे समझिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आनुवांशिक रोग या विकार। तो हम रोग को विकार के नाम से भी जानते हैं, और इसमें विकार में अनुवांशिक रोग जैसे अनुवांशिकी लक्षणों के द्वारा पैदा होते हैं, तो वो अनुवांशिक रोग कहलाते हैं, जो अनुवांशिक कोड के द्वारा ही प्रदर्शित होते हैं, तो ऐसे रोगों को अनुवांशिक रोग कहा जाता है। तो मानव में लक्षणों की वंशागति गुणसूत्र पर स्थित जीन्स के द्वारा ही होती है। क्या होती है, जो जीन्स पाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा गुणसूत्र क्या होते हैं, वंशागत होते
है। और मनुष्य में आनुवांशिक रोगों का अध्ययन दो शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। पहले मेंडलीय विकार, मतलब मेंडल के द्वारा विकार देखते हैं, और दूसरा होता है गुणसूत्री विकार, मतलब कि दो तरह से हम इसके देख सकते हैं। आनुवांशिक रोगों का अध्ययन हम दो तरह से करते हैं, एक मेंडलीय विकार के द्वारा और एक गुणसूत्री विकार के द्वारा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होता है? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? इस प्रकार के रोग प्रमुखतः एक जीन के परिवर्तन या उत्परिवर्तन से होते हैं। तो इनका वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार होती है। यह भी दो प्रकार का होता है। मतलब मेंडेलियन डिसऑर्डर टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के मेंडेलियन ऑर्डर्स होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं। इसमें पहले क्या है? रिकेसिव डिसऑर्डर। क्या है? अप्रभावी, जिसे बोलते हैं रिकेसिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। और इसमें आता है हीमोफीलिया सीकेल, जिसे बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, वर्णांधता, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये सारे क्या होते हैं? रिकेसिव डिसऑर्डर होते हैं, या अप्रभावी लक्षण यानी अप्रभावी विकार होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रभावी, मतलब कि डोमिनेंट डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट डिसऑर्डर, जिसे बोलते हैं प्रभावी विकार, डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो हैंगटन क्या है? हैंगटन, या जो बोलते हैं हंटिंगटन का रोग। क्या है? हंटिंगटन का रोग, ये भी एक तरह का रोग होता है। ठीक है, और दूसरा है माइटोनिक। क्या होता है? हंटिंगटन रोग और मायोटोनिक डिस्ट्रोफी आदि, अर्थात मेंडलीय विकार आलिंगी या लिंग संलग्न हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आलिंग सूत्री या फिर लिंग संलग्न हो सकते हैं। तो चलिए, मेंडलीय लक्षण क्या होते हैं? रिकेसिव डिसऑर्डर और डोमिनेंट डिसऑर्डर, टू टाइप्स के पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें से इतने ही आपके आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट डे अगले दिन बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।